नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ए बायोलॉजी जोन में। आज हम चर्चा करेंगे रैनन-कुलेसी फैमिली या बटरकप कुल, बटरकप फैमिली के बारे में। हाँ, और ये चर्चा सच में बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। बिल्कुल। वनस्पति विज्ञान के इस लंबे सफर में ना कुछ पौधों के परिवार ऐसे होते हैं जो अपने भीतर इवोल्यूशन, मेरा मतलब है विकासवाद का पूरा इतिहास समेटे हुए हैं। एकदम सही बात है। मतलब ये कोई सामान्य सा विषय नहीं है। ये एक ऐसा रहस्य है जहां एक ही परिवार के पौधे आपके बगीचे की शोभा बढ़ा रहे हैं और घातक जहर भी पैदा कर रहे हैं, और तो और हमारी रसोई में मसाले के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं। हाँ, विविधता बहुत है इनमें। है ना? तो आज हमारा लक्ष्य यही है कि हम रैनन-कुलेसी कुल की ना क्लासिफिकेशन से लेकर इसके वानस्पतिक लक्षणों, पुष्पीय संरचना और इसके आर्थिक और विकासवादी महत्व को बिल्कुल गहराई से समझें, बिल्कुल उसी क्रम में जैसे आपके नोट्स में दिया गया है। बिल्कुल। तो चर्चा की शुरुआत में ही ये समझना बहुत जरूरी है कि रैनन-कुलेसी कुल द्विबीजपत्री आवृत्त बीजियों, जिन्हें हम डाइकॉट एंजियोस्पर्म कहते हैं ना, उनके सबसे आदिम या प्रिमिटिव कुलों में से एक माना जाता है। अच्छा, प्रिमिटिव। हाँ, अब देखिए, जब बॉटनी में हम प्रिमिटिव शब्द का उपयोग करते हैं ना, तो उसका अर्थ कमजोर या पिछड़ा हुआ बिल्कुल नहीं होता है। तो फिर इसका असल मतलब क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है कि इन पौधों ने अपने अंदर विकास के उन शुरुआती लक्षणों को आज भी बचा कर रखा है, जब फूलों वाले पौधे धरती पर पनपना शुरू ही हुए थे। अरे वाह! हाँ, मतलब आप कह सकते हैं कि ये पादप जगत का एक ओरिजिनल ब्लूप्रिंट है। और अगर प्रकृति के हिसाब से देखें तो ये मुख्यतया शाकीय पौधे या हर्बेशियस होते हैं, जो समशीतोष्ण और ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सही है। तो मतलब किसी भी पौधे की कहानी को समझने से पहले ना सबसे पहली चुनौती ये होती है कि पादप जगत के इतने विशाल साम्राज्य में उसकी असली जगह कहाँ है। बिल्कुल, क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। हाँ, अगर हम क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की बात करें तो इसे किसी विशाल लाइब्रेरी में किसी एक किताब का सटीक पता ढूंढने जैसा माना जा सकता है ना? एकदम सटीक तुलना है ये। मतलब पुराने समय में किसी को ढूंढना होता था तो लोग बाहरी रूप रंग देखते थे, लेकिन आज के युग में तो सीधा डीएनए देखा जाता है। हाँ, और पौधों के वर्गीकरण में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। अगर हम 3 प्रमुख क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को देखें ना, तो विज्ञान के विकास की पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। तो सबसे पहले बेंथम और हुकर के सिस्टम की बात करते? जी, जो कि पूरी तरह से बाहरी आकारिकी या मॉर्फोलॉजी पर आधारित है। इस सिस्टम में रैनन-कुलेसी को फैनेरोगेम्स में रखा गया है। फैनेरोगैम्स मतलब जो बीज उत्पन्न करते हैं, राइट? बिल्कुल सही। फिर ये डाइकोटिलेडोनी वर्ग में आता है, क्योंकि इनके बीजों के भ्रूण में 2 बीजपत्र या कोटिलेडन होते हैं, जो नए पौधे के लिए ऊर्जा का भंडार होते हैं। एकदम सही। इसका उपवर्ग पॉलीपेटेली है। अच्छा, पॉलीपेटली मतलब इनकी पंखुड़ियां अलग अलग होती हैं। हाँ, वो आपस में जुड़ी हुई नहीं होती। और इसके बाद श्रेणी आती है थैलेमिफ्लोरी, जिसका अर्थ है कि फूल का पुष्पासन एक गुंबद के आकार का होता है और अंडाशय उसके बिल्कुल ऊपर होता है। और अंत में इसे रेनेल्स ऑर्डर या गण में रखा गया है। तो ये तो हो गया बाहरी लक्षणों पर आधारित सिस्टम। लेकिन एंगुलर और प्रांटल का सिस्टम भी तो था ना? हाँ, जिन्होंने इवोल्यूशन के दृष्टिकोण को आधार बनाया। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने भी इसे रेनेल्स गण में ही रखा। अच्छा, लेकिन मामला तो तब दिलचस्प होता है ना जब हम आधुनिक एपीजी सिस्टम की बात करते हैं। बिल्कुल। मतलब ये सिस्टम केवल बाहरी रूप रंग नहीं बल्कि सीधे डीएनए पर आधारित है। हाँ, एपीजी सिस्टम में इसे यूडिकॉट्स क्लेड में रखा गया है। यूडिकॉट्स मतलब सच्चे द्विबीजपत्री पौधों का समूह, और इसका गण रैनन-कुलेस निर्धारित किया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे हम बाहर से देखें या जेनेटिक्स के आधार पर, ये कुल अपनी एक बहुत ही पुरानी और अलग पहचान बनाए हुए हैं। बिल्कुल। डीएनए भी यही कहता है कि ये बहुत पुरानी वंशावली है। सही बात है। तो पता तो मिल गया हमें। अब इसके वितरण की बात करते हैं। दुनिया भर में इसके लगभग 50 वंश और 2000 प्रजातियां हैं। हाँ, काफी बड़ा परिवार है। और भारत में ये हिमालय और ठंडे क्षेत्रों में आम है। ये मुख्य रूप से एक वर्षीय या बहुवर्षीय शाख होते हैं। बहुत कम ही आपको ये झाड़ी या क्लाइंबर्स या जलीय रूप में मिलेंगे। जी। पर मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। हाँ, पूछिए। क्या हिमालय जैसे ठंडे क्षेत्रों में पाए जाने के कारण ही ये विशाल पेड़ों के बजाय मुख्य रूप से छोटे शाकीय पौधे होते हैं? मतलब क्या ये कोई मजबूरी है? नहीं, मजबूरी बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही ठोस है।
ये शाकीय प्रकृति असल में अत्यधिक ठंडे मौसम के खिलाफ एक बहुत ही बेहतरीन एडेप्टेशन या अनुकूलन है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, ठंडे क्षेत्रों में जहां सर्दियां बर्फीली होती है ना, वहां विशाल पेड़ों को अपने तने को जमने से बचाने के लिए बहुत ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। हाँ, वो तो है। इसके विपरीत एक बहुवर्षीय शाकीय पौधा बहुत स्मार्ट तरीका अपनाता है। सर्दियों में इसका जमीन के ऊपर का हिस्सा सूख कर मर जाता है, लेकिन ये अपनी सारी ऊर्जा को जमीन के नीचे अपनी जड़ों में सुरक्षित रख लेता है। अरे वाह, मतलब जैसे ही वसंत आता होगा ये फिर से उगाते होंगे। बिल्कुल, इसलिए इन ठंडे इलाकों में इनका शाकीय होना इनके अस्तित्व को बचाए रखने का सबसे बड़ा हथियार है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका छोटा आकार इनकी कमजोरी नहीं बल्कि इनकी ढाल है। एकदम सही कहा आपने। तो ये जानने के बाद कि ये पौधे कहाँ मिलते हैं और कैसे बचते हैं, अब ये समझना जरूरी है कि ये दिखते कैसे हैं। मतलब जड़ से लेकर पत्तियों तक। हाँ, वानस्पतिक लक्षणों की बात करें तो जमीन के नीचे इनमें स्पष्ट रूप से मूसला जड़ प्रणाली या टैप रूट पाई जाती है, जो कि गहराई तक जाती है। हाँ, लेकिन कुछ बहुवर्षीय प्रजातियों में अपस्थानिक जड़ें भी विकसित हो जाती हैं। तने की बात करें तो वो मुख्य रूप से शाकीय और सीधा होता है। और कुछ विसर्पी भी होते हैं ना। हाँ, और क्यूमेटिस जैसे अपवादों में आरोही भी हो सकता है। और एक खास बात, तने के संवहन बंडल एक वलय या रिंग में व्यवस्थित होते हैं, जो कि डाइकॉट होने का पक्का सबूत है। और पत्तियों की बनावट, वनस्पति विज्ञान में तो पत्तियां बहुत बड़ा सुराख होती हैं। बिल्कुल, इनकी पत्तियां अक्सर एकांतर क्रम में होती हैं या फिर ऐसा लगता है जैसे सीधे जड़ों से निकल रही हों, जिन्हें मूलीय पत्तियां कहते हैं। हाँ, और पत्तियों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नैदानिक लक्षण है कि ये अनुपपर्णी या एक्स स्टिप्युलेट होती हैं। अनुपपर्णी मतलब इनमें वो छोटे पत्तीनुमा उपांग नहीं होते जो नई कलियों की रक्षा करते हैं। एकदम सही, इनमें उनका पूरी तरह अभाव होता है और शिराविन्यास इनमें जालिका रूपी होता है, जो फिर से डाइकॉट होने का लक्षण है। चलिए, जड़, तना और पत्ती तो हो गई। अब पौधे के सबसे जटिल और खूबसूरत हिस्से पर आते हैं, पुष्पीय लक्षण। हाँ, जहाँ पूरा प्रजनन तंत्र होता है। तो इसके पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस की क्या व्यवस्था है? या तो एकर अंतस्थ होता है, जहां तने के शीर्ष पर केवल एक अकेला फूल खिलता है। अच्छा। या फिर ससिवाक्ष होता है। और फूल की बात करें तो वो द्विलिंगी होते हैं, मतलब नर और मादा अंग एक ही फूल में। सम्मिति में ये प्रायः त्रिज्य सम्मित होते हैं। मतलब फूल को केंद्र से किसी भी रेखा से दो समान हिस्सों में काटा जा सकता है। बिल्कुल, और कुछ प्रजातियों में ये एक व्यास सम्मित भी होते हैं। और वो जो शब्द है जायांगाधर या हाइपोगाइनस, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि इवोल्यूशन ने मादा अंग यानी अंडाशय को सबसे ऊंचे और सुरक्षित स्थान पर रखा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। पुष्पासन एक गुंबद के आकार का होता है और अंडाशय उसके बिल्कुल शीर्ष पर होता है। बाकी सभी पुष्पीय अंग अंडाशय के नीचे से निकलते हैं, इसीलिए इसे ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय कहते हैं। जी। अब बाह्यदल और दलपुंज की बात करें तो इनमें प्रायः 5 बाह्यदल होते हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, जिसे पृथक बाह्यदली कहते हैं। हाँ, और दलपुंज में भी 5 या अनेक दल होते हैं और वे भी स्वतंत्र होते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही एडवांस चीज भी देखने को मिलती है ना, मकरंद कोश। बिल्कुल, इनके दलों के आधार पर मकरंद कोश या नेक्टरीज उपस्थित होती हैं, कीटों को आकर्षित करने के लिए। और प्रजनन अंगों में क्या होता है? पुमंग में असंख्य पुंकेसर होते हैं और वे स्वतंत्र होते हैं, जिसे बहुपुंकेसरी कहते हैं। और जायांग में भी असंख्य स्वतंत्र अंडप होते हैं, जिसे व्युक्तांडपी कहा जाता है। अच्छा, और अंडाशय एक कोष्ठीय होता है जिसमें सीमांत बीजांडन्यास होता है, मतलब मटर की फली की तरह कतार में बीजांड लगे होते हैं। बिल्कुल सही। तो ये तो बहुत ही हैरानी की बात है। एक तरफ हम इन्हें प्रिमिटिव कह रहे हैं क्योंकि इनके अंग असंख्य और स्वतंत्र हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनके पास कीटों को बुलाने के लिए इतनी एडवांस मकरंद ग्रंथियां मौजूद हैं। हाँ, विरोधाभास तो है। मतलब ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी पुरानी विंटेज कार में किसी ने बहुत ही आधुनिक जीपीएस सिस्टम लगा दिया हो। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। यही तो विकासवाद की खूबी है। पौधों ने अपना पुराना ढांचा बरकरार रखा, लेकिन परागण सुनिश्चित करने के लिए नई मकरंद प्रणाली भी विकसित कर ली। कमाल है। अच्छा, फूल के बाद अब फल की बात करते हैं। फलों में मुख्य रूप से 2 प्रकार देखने को मिलते हैं। पहला है अकीन, जो एक सूखा फल है। रेननक्यूलस में ना एक ही फूल से कई अकीनों का पूरा गुच्छा बनता है, क्योंकि अंडप स्वतंत्र होते हैं। और दूसरा है फॉलिकल, जो सूखने पर केवल एक तरफ से फटता है, जैसे डेल्फिनियम में। और हाँ, सरस फल या बेरी
इनमें बहुत दुर्लभ होते हैं। सही है। तो विद्यार्थियों के लिए इन जटिल संरचनाओं को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका तो पुष्प सूत्र होता है, मतलब एक तरह का सीक्रेट चीट कोड। बिल्कुल। तो नोट्स में जो सूत्र दिया गया है वो कुछ इस तरह है: त्रिज्या सममित का चिन्ह, फिर द्विलिंगी का चिन्ह, फिर K5, C5, A इंफिनिटी और G इंफिनिटी। हाँ, और इसे डिकोड करना बहुत आसान है। K5 और C5 का मतलब है 5 बाह्य दल और 5 दल। और क्योंकि ये अंक ब्रैकेट के अंदर नहीं है, इसका मतलब है कि ये आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, पूरी तरह स्वतंत्र हैं। लेकिन सूत्र में जो ये इंफिनिटी का चिन्ह है, A इंफिनिटी और G इंफिनिटी, ये सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है। और यही इन्फिनिटी का चिन्ह इसके प्रिमिटिव होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। असंख्य पुंकेसर और असंख्य अंडप। इवोल्यूशन के शुरुआती दौर में पौधों ने अनिश्चित संख्या में प्रजनन अंग बनाए ताकि उनके बचने की संभावना ज्यादा हो। और बाद में ऊर्जा बचाने के लिए अंगों की संख्या निश्चित हो गई होगी। बिल्कुल सही। तो चलिए वनस्पति विज्ञान की इन तकनीकी बातों के बाद अब थोड़ा आर्थिक महत्व पर आते हैं। ये कुल हमारी अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका निभाता है? बहुत बड़ी भूमिका है। सजावटी पौधों के रूप में डेल्फिनियम, क्लीमेटस और एनीमोन पूरी दुनिया में उगाए जाते हैं। और औषधीय महत्व भी है ना? मैंने एकोनेटम के बारे में सुना है। हाँ, एकोनिटम अल्कलॉइड पैदा करता है जो पारंपरिक चिकित्सा में तंत्रिका दर्द के इलाज में काम आता है, लेकिन ये बहुत विषैला भी हो सकता है। मतलब सही मात्रा दवा और थोड़ी सी ज्यादा मात्रा मौत। एकदम सही। और इसी परिवार का एक और सदस्य है निगेला सटाइवा, जिसे हम कलौंजी कहते हैं। अरे कलौंजी, जो मसालों में इस्तेमाल होती है। जी हाँ। तो ये तो सोचने वाली बात है। मतलब एक ही परिवार हमें बगीचे की सुंदरता दे रहा है, एक घातक जहर दे रहा है, और खाने का स्वाद बढ़ाने वाली कलौंजी भी। एक ही परिवार के सदस्यों में इतने अलग अलग रासायनिक गुण कैसे हो सकते हैं? इसका जवाब है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। देखिए, पौधे अपनी जगह से भाग तो सकते नहीं, इसलिए वो रसायन बनाते हैं। एकोनिटम ने जानवरों से बचने के लिए जहर बनाया। अच्छा। और निगेला ने फंगस से बचने के लिए एसेंशियल ऑयल्स बनाए। और इंसानों ने इस रासायनिक युद्ध का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया। बहुत ही स्मार्ट। अब इस चर्चा को इवोल्यूशन के व्यापक परिप्रेक्ष्य में रखते हैं, जो परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। नोट्स में इसकी मैग्नोलिएसी के साथ समानताओं की बात की गई है। जी, अगर दोनों कुलों को देखें तो दोनों में असंख्य पुंकेसर और अंडप हैं, पुष्पीय अंगों की सर्पिल व्यवस्था है और व्युक्तांडपी जायांग है। तो फिर इन दोनों को अलग अलग कुलों में क्यों रखा गया? क्योंकि इनकी जीवन शैली या हैबिट अलग है। राननकुलेसी मुख्य रूप से शाकिया हैं, जबकि मैग्नोलिएसी मुख्य रूप से काष्ठीयक पेड़ या झाड़ियां हैं। ये इवोल्यूशन का बेहतरीन उदाहरण है। मतलब समान पूर्वज होने के बाद भी पर्यावरण के दबाव से दोनों अलग हो गए। बिल्कुल। तो इसका मतलब रेनिनकुलेसी को सिर्फ प्रिमिटिव मान लेना गलत होगा? पूरी तरह गलत होगा। इस कुल में प्रिमिटिव लक्षण तो हैं ही, लेकिन उन्नत लक्षण भी हैं, जैसे एक व्यास सम्मित पुष्प और विशिष्ट मकरंद ग्रंथियां। तो विद्यार्थियों के लिए नैदानिक विशेषताओं या कोर आइडेंटिफायर्स का रिकैप कर लेते हैं, जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस में काम आएंगे। जी बताइए। शाकीय प्रकृति, अनुपपर्णी पत्तियां, जायांगाधर पुष्प, बहुपुंकेसरी, वियुक्तांडप अंडप, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय और सीमांत बीजांडन्यास। बहुत बढ़िया। ये सारांश परीक्षा में बहुत मदद करेगा। बिल्कुल। तो अंत में श्रोताओं के लिए कोई विचारणीय प्रश्न? हाँ, मैं यही कहना चाहूंगा कि हम रेनिनकुलेसी को एक आदिम कुल मानते हैं, लेकिन जिस तरह से इसने खुद को ढालकर जटिल जहर और कीटों के लिए मकरंद प्रणाली विकसित की है, वो ये सोचने पर मजबूर करता है कि पादप जगत में आदिम होने का अर्थ कमजोर होना बिल्कुल नहीं है। विकासवाद एक सीधी रेखा नहीं है, बल्कि यह एक बेहद जटिल और आश्चर्यजनक प्रक्रिया है। बहुत ही गहरी बात कही आपने। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।